तीसरा हमारा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण। आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में सूखा है, भूचाल है, तूफान है, अकाल है, युद्ध से उत्पन्न आकस्मिक कठिनाइयाँ हैं, या हम ये कह लें आजकल हम लोग कोरोना की समस्या से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे कुछ यदि आकस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं, क्योंकि नियमित आय से आकस्मिक व्यय को पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार को इन आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए देश की जनता से, सरकार से, बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना ही पड़ता है। वैसे तो सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक आय का एक भाग ही समझ लीजिए, लेकिन इन दोनों में अंतर है, क्योंकि सार्वजनिक आय के वास्तविक संसाधनों से प्राप्त किए गए धन को लौटाने का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु सार्वजनिक ऋण के रूप में यदि कोई धन लिया है तो उसे हमें पुनः लौटाना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार ब्याज भी देना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत राज्य किन सिद्धांतों पर ऋण लेता है और किन कार्यों के लिए लेता है, ब्याज की दर क्या होगी, इसके प्रभाव क्या होंगे, इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, ये सभी तथ्य सामने आते हैं। ऋण लेते समय देश की आवश्यकता तथा ऋणों की शर्तों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि समय पर ऋण एवं ब्याज यदि नहीं चुकाया गया तो यह देश की प्रतिष्ठा पर एक सवाल खड़ा कर देता है। चौथा पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वित्तीय प्रशासन, या हम ये कह लें कि ये जो सार्वजनिक आय हमने प्राप्त करी, सार्वजनिक आय को व्यय किस प्रकार करना है, आय व्यय का जो सामंजस्य बैठाया जाएगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, वित्तीय प्रशासन। व्यय, आय और ऋण लोक वित्त के वे भाग होते हैं जिनसे जनता, सरकार एवं लोक संस्थाओं का प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इन सब का यथोचित प्रबंध करने के लिए एक अलग संगठन स्थापित किया जाता है जो आय, व्यय, ऋण और ब्याज की प्राप्ति एवं व्यय की उचित व्यवस्था करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में एक बजट विभाग होता है, जिसका मुख्य कार्य आगामी बजट तैयार करना होता है और उसकी स्वीकृति, मदों का नियमित हिसाब किताब रखना होता है। प्रशासन ही नए ऋणों की प्राप्ति और पुराने ऋणों के मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। वित्तीय प्रशासन लोक वित्त का प्रमुख अंग होता है, जिसका महत्व विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत अधिक बढ़ गया है। वेस्टफेल ने लिखा है कि हमें केवल विधियों का अध्ययन ही अपेक्षित नहीं, वरन उन सिद्धांतों का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है जिनके अनुसार वे विधियां अपनाई जाती हैं। कोई वित्त की पुस्तक तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वह वित्तीय शासन और बजट की समस्याओं का अध्ययन नहीं करती हैं। लोक वित्त के ये सभी भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनमें सामंजस्य स्थापित होने पर समाज के अधिकतम कल्याण की संभावनाएं बढ़ती हैं, या हम ये कह लें कि इनके पारस्परिक सामंजस्य पर अधिकतम कल्याण निर्भर करता है। हमारा पांचवा पॉइंट है आर्थिक स्थिरता और विकास। सार्वजनिक वित्त का यह हिस्सा हमें आंतरिक और बाहरी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक वित्त के उद्देश्यों तक ले जाता है। सरकार को स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना होता है। यदि हम देखें तो राजकोषीय नीति भी सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा प्रदान करती है। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी भी अपने आप में राज्य की आय और व्यय के मध्य सामंजस्य बिठाती है और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करती है।